welcome back friends to my new video. In this video we will study about the chemical equations and reaction. इसमें हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर उठा रहे हैं. ठीक है, पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम वी शुड रोल द वीडियो. सो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है. केमिकल चेंज क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट चेंज. ठीक है, ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक सब्सटेंस ख़त्म होता है और एक नया सब्सटेंस हमारा फॉर्मेशन होता है उस सब्सटेंस का केमिकली. ठीक है, तो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड. ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक, फिर आता है हमारा केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैसे बनती हैं? तो केमिकल इक्वेशंस जब बनती हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पुराने जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल चेंज. किसी भी केमिकल चेंज होने के लिए क्या कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी मिक्सिंग, यानी कि दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे हम, तभी तो हमारा एक नया सब्सटेंस बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर हम शुगर को पानी में मिक्स करते हैं, चाहे हमने शुगर एक सब्सटेंस है, पानी दूसरा सब्सटेंस है, चाहे हमने शुगर को वाटर में मिक्स करा तो क्या बना हमारा, एक शुगर सॉल्यूशन बना. तो जब तक हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे नहीं तब तक हमारा एक न्यू कंपोनेंट नहीं बनेगा. ठीक है, तो पहला हो गया मिक्सिंग. दूसरा क्या हो गया, सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम एक न्यू फॉर्मेशन बना रहे हैं सॉल्यूशन का. जैसे दो सॉल्यूशन हमने मिक्स कर लिए तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इमल्शन. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इमल्शन होता है जो कि हम पेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं. जो हम पेंट्स लाते हैं बाहर से वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं. फिर घर पे लाके हम उनमें पानी मिलाते हैं. डायरेक्ट तो पेंट करते नहीं है, पानी मिलाते हैं. ठीक है, जो ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें हल्का सा ऑयल मिलाते हैं. तो लिक्विड सोल्यूशन में दूसरा लिक्विड सोल्यूशन मिलाया, तब जाके हमारा एक नया सोल्यूशन बना जो कि कैसा था, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही था. ठीक है, फिर आता है हमारा हीट. कभी कभी हम कोई भी रिएक्शन करने के लिए हीट की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो हम उसका हीट करते हैं. ठीक, फिर लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है. कोई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करती हैं. फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बहुत से ऐसी रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के होने की वजह से ही रिएक्शन करती हैं. वो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो फॉर्म नहीं होंगी. फिर आता है प्रेशर और फिर एंड में आता है कैटालिस्ट. ठीक है, अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है. ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट इज दैट सब्सटेंस विच ईदर एक्सेलरेट, या तो वो रिएक्शन को बढ़ा देता है, और डी एक्सेलरेट, या रिएक्शन को कम कर देता है. ठीक है, विच अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. वो रिएक्शन को रेट को ऑल्टर कर देता है, तो बढ़ा देगा या उसे कम कर देगा. अब कैटालिस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट. अब जैसे कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये आगे बढ़ा देगा. नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा. फिर आते हैं हमारे प्रमोटर्स. अब प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स और कैटालिस्ट अलग अलग चीज़ है. प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को. ठीक है, इट इज़ द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. वो इंक्रीज ही करेंगे. ठीक है, अगर कोई हमने एक ऐसा कैटालिस्ट लिया जो रिएक्शन को बढ़ा ही रहा है तो उसको हम प्रमोटर कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया अमोनिया की, हमने रिएक्शन बनाई तो N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, अमोनिया बना. तो इसमें जो हमारा आयरन है ये कैटालिस्ट है, लेकिन जो MO है यानी कि मॉलिबेडनम, ये हमारा प्रमोटर है. ये हमारा प्रमोटर की तरह एक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि ये जो आयरन है ये कैटालिस्ट की तरह हमारा एक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाने में सिर्फ योगदान दे रहा है. ठीक है, सिर्फ उसका बस ये कर रहा है कि वो रिएक्शन आगे बढ़ा रहा है. ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितनी तेजी से रिएक्शन ये होगी वो कौन कराएगा? मॉलिबेडनम कराएगा. तो ये क्या है? हमारा प्रमोटर क्या आ गया. ठीक है, फिर आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन. तो पहला हमारा है जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस. अब हमारी गैस बाहर निकलती है. ठीक है, जैसे मान लो हमने रिएक्शन करी है तो रिएक्शन में हमारे कुछ चेंजेस आए, तो चेंजेस होने के बाद हमारी कुछ चीज़ें हुई. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर Zn को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो हमारा जिंक सल्फाइड बना और हमारी जो हाइड्रोजन थी वो गैस हमारी इवॉल्व हो गई.
ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन में उसमें गैस बाहर निकल रही होगी, गैस इवॉल्व हो रही होगी, उसे हम कहेंगे यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। फिर हमारा अगला आता है क्या, देखो दूसरा चेंज देखने को क्या मिलता है, चेंज इन कलर। अब कलर चेंज में जैसे कि हमने यहाँ पर आयरन लिया, कॉपर सल्फेट के संग सॉल्यूट हमने रिएक्ट कराया, ठीक है, तो हमारा आयरन सल्फेट बना, कॉपर अलग हो गया। अब ये आपने पढ़ा भी होगा पहले से रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आयरन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था हमारा। जैसे ही हमने इसको आयरन से रिएक्शन कराई तो हमारी आयरन सल्फेट बनी, जो कि डर्टी ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तब ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू द डर्टी ग्रीन कलर, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई भी दो रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस हमारा रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में ऐसा कोई सब्सटेंस हमारा बच जाए जो कि इनसॉल्यूबल रह जाए, ठीक है, उस सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल रह जाए, मतलब वो मिक्स ना हो, उसे हम कहते हैं पीपीटी, ठीक है। तो पीपीटी क्या हो गया, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा कोई इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस हमारा बन जाए रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं पीपीटी। तो जैसे हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से कराई, तो हमारा AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बना प्लस सोडियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ जो AgCl है आप देख रहे हैं डाउनवर्ड्स एरो लगा है, ये डाउनवर्ड्स एरो का मतलब क्या है, ये हमारा पीपीटी है, ये हमारा सेटल डाउन हो गया है नीचे, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं और डाउनवर्ड एरो से हम शो करते हैं पीपीटी, ठीक है। फिर आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने दो रिएक्टेंट को मिक्स करा, उन दोनों को मान लो हमने गैसियस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका स्टेट कुछ और है, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन स्टेट। जैसे हमने यहाँ पर अमोनिया लिया, ये गैसियस फॉर्म में था, HCl गैसियस फॉर्म में था, जैसे ही हमने रिएक्शन कराई तो हमारा बना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये हमारा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन गया, यानी कि यहाँ पर गैसियस था, यहाँ गैस था, यहाँ सॉलिड हो गया, तो यानी कि यहाँ स्टेट चेंज हुआ। जहाँ स्टेट चेंज हुआ उसे हम कहेंगे चेंज इन स्टेट, ठीक है। फिर आता है एफ्रिसेंस। एफ्रिसेंस क्या होता है, एफरवेसेंस क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हमने करी और उस रिएक्शन में, ठीक, गैस बबल्स निकलने लगे, उस लिक्विड सॉल्यूशन में से गैस बबल्स इजेक्ट होने लगी, तो हम उसको कहते हैं एफरवेसेंस। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, तो सबसे पहला हमारी रिएक्शन क्या है, Zn वाली, इसी के एग्जाम्पल को हम एफरवेसेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने Zn लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, तो हमारा जिंक सल्फाइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई वो बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होगी, और ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसको हम कहेंगे एफरवेसेंस। तो द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन अ लिक्विड सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। फिर आती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के रिएक्शंस हमारी कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमारी सबसे पहली टाइप की रिएक्शन होती है वो होती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि जो हमारी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट कंबाइन हो रही हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी 3 टाइप से होती है, ठीक है। इसमें 3 तरीके से रिएक्शन हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, A + B गिव्स आउट AB, यानी कि एक छोटा सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स या सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस ले लेते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और कंपोनेंट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो और एक बड़ी सी एक नई चीज़, ठीक है, सिर्फ सिंगल एक, ठीक है, बना ले, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इधर जो चीज़ें जुड़ेंगी वो 3 तरीके से जुड़ सकती हैं हमारी। सबसे पहली तरीका, या तो 2 एलिमेंट जुड़ें, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जुड़ेगा तो एक नया कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट इवॉल्व हुई, ठीक है।
फिर दूसरा होता है हमारा एलिमेंट एक कंपाउंड में जुड़ जाए तो भी हमारा कंपाउंड ही बनेगा। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन CO यानी कि कंपाउंड इसमें जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारा, ठीक है। फिर तीसरा होता है कंपाउंड कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में जुड़ेगा तो भी एक न्यू कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है। जैसे हमने अमोनिया को HCl से कंबाइन करा तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बना। तो सबसे पहले हमने क्या देखने को मिला कि ये जो रिएक्शन होती है 3 टाइप से होती है। पहला एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं तो कंपाउंड मिल रहा है, कंपाउंड कंपाउंड मिल रहा है तो भी कंपाउंड मिल रहा है। तो यानी कि इसमें हमको ये देखने को मिला कि किसी भी टाइप से कंबाइन हो मिलेगा एक सिंगल कंपाउंड ही, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना और डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना यानी कि डीकम्पोज होना। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे इसका अपोजिट, सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक बड़ी चीज़ टूट के 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में टूट रही है, ठीक है। तो ये भी हमारी 3 डिफरेंट फॉर्म से हो सकती है। सबसे पहला हीट इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। किसी रिएक्शन में अगर हमने हीट को, किसी भी कंपाउंड को अगर हमने हीट करा, ठीक है, तो वो टूट जाएगा हमारे 2 न्यू सब्सटेंस में। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, उसको हीट कराया तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में वो रिलीज़ हो गया। तो यहाँ हमने हीट का यूटिलाइज़ करा। तो जिस रिएक्शन में हम हीट का यूटिलाइज़ करते हैं उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम हीट का इस्तेमाल करेंगे वो थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएगी। फिर दूसरा आता है लाइट, जिसमें हम लाइट का इन्वॉल्वमेंट कर लें। लाइट कैसी, किसी भी टाइप की लाइट, नॉर्मल लाइट या सनलाइट भी, ठीक है। हम लाइट का इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो क्या हुआ हमारा, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में हम लाइट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। फिर तीसरा आता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर लिया पानी, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो रिलीज हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर था डीकम्पोजिशन, ठीक, ये भी 3 तरीके से होता था, ये भी 3 तरीके से होता था, ठीक। अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मेटल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेटल्स कौन से हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो इतनी जल्दी ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, ठीक। जो हमारे मेटल स्टेबल होंगे, ठीक है, मोर स्टेबल रहेंगे, वो डू नॉट डिकम्पोज ईजिली वाइल लेस मेटल डू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया तो ये हमारा डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बना लिया और पानी अलग निकल गया, ठीक है। वैसे ही Zn के संग करा तो Zn ऑक्साइड एंड वाटर अलग रिलीज हो गया। लेकिन अगर सेम रिएक्शन यही हम सोडियम के मेटल हाइड्रेट के संग, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के संग या मेटल कार्बोनेट के संग, ठीक है, सोडियम या फिर हम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट फॉर्म के संग अगर सेम रिएक्शन ये करते तो वो नहीं होते, तो वो डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल हैं, ठीक। उनको हमें डिसॉल्व, अगर उनको हमें तोड़ना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो सोडियम और पोटेशियम है, इनके जो कार्बोनेट फॉर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे स्टेबल हैं और उसके साथ साथ वो वाटर में सॉल्युबल भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे अगर हम मान लो वही हायर मेटल्स, सोडियम पोटेशियम सबसे हायर मेटल्स हैं, यही हमारी सारी रिएक्शन वर्गियसली करते हैं, ठीक है। अगर इनको हम हीट कराएंगे तो ये हमारे मेल्ट होंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे इनटू मेटल नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे ये, ठीक है।
फिर अगर हम मान लो जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हैगा। उसमें क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, स्टार्च है, एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट है। यहाँ पर स्टार्च हमारा ग्लूकोज में डिकम्पोज हुआ, फिर ग्लूकोज हमारा फाइनली ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी उसने रिलीज कर दी। तो ये जो रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान, ये भी हमारे एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फिर थर्ड वाली आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट या ज़्यादा एक्टिव कंपोनेंट लेस एक्टिव कंपोनेंट को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है, वो आपको याद करनी होगी। अगर आपको वो याद हो गई तो आप ये रिएक्शन आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो लेस एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को इजीली डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर हमारा आता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे हमने एग्जांपल लिया AB + C गिव्स आउट AC + B। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ वाला जो C एलिमेंट था ये हमारा मोर रिएक्टिव था, तो उसने क्या करा, AB वाले में से B को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और खुद AC बना लिया। जैसे एग्जांपल लिया हमने कॉपर सल्फेट का, इसकी रिएक्शन Zn से कराते हैं, तो आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में Zn है वो कॉपर के ऊपर होता है, तो Zn यानी कि मोर एक्टिव है, तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अलग निकल गया। वैसे सेम एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फेट मैग्नीशियम से रिएक्ट कराई, मैग्नीशियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन अलग हो गई, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई तो पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन अलग हो गया, ठीक। फिर आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, डबल डीकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स हो रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक, और इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। और डिकम्पोज क्योंकि एक दो सब्सटेंस मिलकर नया कंपाउंड बना रहे हैं, डिकम्पोज, और डिस्प्लेस भी हो रहा है वो, तो डिस्प्लेस, ठीक है, दोनों लेते हैं हम, ठीक। जैसे हमने इसमें लिया, अब ये रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक होती है पीपीटी के फॉर्म में और दूसरी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो पीपीटी रिएक्शन यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट में क्या हुआ, जैसे हमने बेरियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराई तो बेरियम सल्फेट बना हमारा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड अलग निकल गया। तो यहाँ जो बेरियम सल्फेट बना ये हमारा वाइट पीपीटी के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी बना रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ देखिए बेरियम था, ठीक है, यहाँ पर हमारा सल्फेट आयन था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बेरियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटा, सोडियम और सल्फेट के बीच का बॉन्ड टूटा, तो बेरियम किसके संग चला गया, सल्फेट आयन के पास चला गया, और जो सोडियम था वो क्लोरीन आयन के पास आके चला गया, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गए। वैसे ही हमारा कॉपर सल्फेट के संग करा हमने, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बना हमारा, ठीक है, कॉपर सल्फाइड बना हमारा, और हाइड्रोजन सल्फेट अलग निकल गया हमारा, ठीक है। इधर जो कॉपर सल्फाइड बना है वो हमारा ब्लैक कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक। फिर अब जो पीपीटी होते हैं ये दो तरीके से बनते हैं हमारे, यहाँ तो पहला तरीका एक सॉल्यूशन, जब हमारे दो सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो एक नया हमारा बनता है, जैसे हमने ये लिया, दो सॉल्यूशन लिए तब हमारा एक नया सॉल्यूशन पीपीटी के फॉर्म में मिक्स हुआ। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो किसी एक सॉल्यूशन में हम गैस को बबल कर दें, एक सॉल्यूशन कंटेनर लिया हमने, उसमें सॉल्यूशन भरा, हमने गैस को उसके अंदर गैस बबल कर दी, तो क्या होगा, तो भी हमारा एक पीपीटी फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, सिल्वर नाइट्रेट में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बबल करी तो हमारा सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बना, जो कि वाइट कर्डी फॉर्म का बनेगा, और हमारा नाइट्रिक एसिड अलग निकल गया, ठीक है। तो ये भी हमारा पीपीटी की एक फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसमें हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होती हैं, ठीक है। जैसे हमने आयरन सल्फेट का रिएक्शन करी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आयरन सल्फेट बना, ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड
गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तो आपने पहले से ही पढ़ी होगी, छोटी क्लास में हम सभी पढ़ते आ रहे होते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ हम किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर बेस से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ही सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है वही चीज़, अभी ये आयंस हमारे टूटेंगे, यहाँ के बीच का बॉन्ड टूटा और एक्सचेंज हुआ, ये इसके पास गया, ये इसके पास आ गया, एक्सचेंज हुआ तो हमारा NaCl और पानी बन गया, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे एक और तरीके से भी होती है, इसमें इंसॉल्युबल बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इंसॉल्युबल बेस मतलब ऐसे बेस जो एसिड में हमारे डिसॉल्व नहीं होंगे, इंसॉल्युबल हैं, वो भी रिएक्ट करके हमारा एक नया सॉल्ट और वाटर निकालते हैं। जैसे हमने PbO लिया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराई तो लेड नाइट्रेट बना हमारा, ठीक है, और हाइड्रोजन वाटर हमारी अलग निकल गया, ठीक। यही न्यूट्रलाइजेशन हमारी आगे जाके एक और न्यू फॉर्म में भी होती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सॉल्ट होता है वो वाटर से रिएक्ट होता है और दो टाइप के एसिड्स बनाता है, ठीक है। दो टाइप के एसिड बनाएगा, या तो दो टाइप की रिएक्शन करता है वो, या तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाएगा वो, ठीक है, या फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिया, ये हमारा सॉल्ट है, हमने इस पानी की रिएक्शन कराई तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग निकल गया। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमारा वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक। वैसे ही अगर हम यहाँ पर लें, हमने आयरन क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई तो हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और HCl अलग निकल गया। तो यहाँ जो आयरन हाइड्रोक्साइड बना है हमारा, ठीक है, थर्ड हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, वीक बेस है, और HCl जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अब इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि ये अब कौन कौन से सॉल्ट ये देते हैं, कौन कौन से सॉल्ट हैं जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे जो कि इन दोनों से या इन दोनों से कंबाइन होकर बने होंगे। मतलब in this only those salt hydrolytes which are formed either by strong base या weak acid, या तो वो strong base और weak acid से बने हो तभी वो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे, या वो weak base और strong acid से बने हो। तो ये दो पॉइंट होने चाहिए, तभी हमारा कोई भी सॉल्ट जो है, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। अगर ये दो पॉइंट नहीं हुए तो वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। फिर आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हम दो रिएक्टेंट को मिलाएं और जो प्रोडक्ट मिले तो उसके साथ साथ हमारी कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ठीक, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट रिलीज़ हुई, ठीक। वैसे ही हमने यहाँ पर मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज़ हुई। तो ये जितनी भी रिएक्शन है सब में हीट रिलीज़ हो रही है। तो जिसमें हीट रिलीज़ होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं उसमें बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कराया तो हमारा सोडियम क्लोराइड बना, पानी और हीट इवॉल्व हो गई, ठीक है। फिर ऐसी जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो भी एक तरीके से हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व हमारी होती है, ठीक है, हीट हमारी बाहर निकलती है, ठीक। फिर आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अपोजिट। इसमें हीट बाहर रिलीज़ हो रही थी, एंडोथर्मिक में हीट हमारी अंदर ली जाएगी, मतलब रिएक्शन करने के लिए हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, कार्बन की रिएक्शन दो सल्फाइड आयन से कराए, ठीक है, तो हमारे हीट कराया तो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। ऐसे हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई टेम्परेचर मेंशन किया गया है, कोई पर्टिकुलर प्रेशर मेंशन किया गया है, तो आपको भी वही सेम टेम्परेचर और वही प्रेशर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेंशन के भी नंबर होते हैं। अगर आपने मान लो एक नंबर की रिएक्शन है
अगर आपने सब कुछ सही लिखा है लेकिन आपने जो पर्टिकुलर कंडीशन थी यानी कि जो टेम्परेचर या प्रेशर था वो मेंशन नहीं किया तो हो सकता है आपका आधा नंबर काट लिया जाए। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक, फिर हमने ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, उसको हीट कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर जो हम फोटोसिंथेसिस अभी बताया रेस्पिरेशन हमारी एक्सोथर्मिक होती है, वैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमने हीट क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हम हीट उसमें पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी जब हम फ्यूज्ड KCl की रिएक्शन अगर हम डाइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से पास कराते हैं, ठीक है, अगर हम फ्यूज्ड KCl या NaCl, ठीक है, इसको रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से पास कराएंगे तो ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ये कहलाएगी। ठीक है, फिर अब जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ PPT, चेंज इन स्टेट, इनसे आपको एक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। बहुत से बार ये पूछ लेंगे मेन के थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है या फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, डिफाइन कर दीजिए विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा। ठीक है, फिर स्टेट द इफेक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन आवर सराउंडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको रिएक्शन के साथ आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, फिर व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन बताइए जिसमें हमारा डर्टी ग्रीन PPT बन रहा हो या ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा हो, या ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हमने दो गैसेस का कंबाइन करके वाइट PPT बनाया था। ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे कुछ क्वेश्चन, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में जो गिवन है, ठीक है, उन्हें आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। वो भी कैसे आएंगे, व्हाट हैपन व्हेन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ जाएगा व्हाट हैपन व्हेन RNL इज डिप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो मेन आपको क्या करना है, गिव रीज़न वाले करने हैं इसके सारे क्वेश्चन तैयार, व्हाट हैपन व्हेन वाले करने हैं। ठीक है, और नेम रिएक्शन और उनके एक एक एग्जाम्पल सबके, अगर आपने ये इतना कर लिया तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह कवर हो जाएगा। NCERT के सारे क्वेश्चन एक बार आप लगा लीजिएगा। इसके बाद फिर आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ कॉपर लिया, अगर कॉपर में हम ऑक्सीजन की हमने जोड़ा, ठीक है, हीट कराया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये कैसी रिएक्शन होगी हमारी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, ठीक, फिर फिर अगला आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर ये हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से कराई। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ कॉपर बना और वाटर बना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ से हमारा ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम एग्जांपल लें दूसरा, जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराई तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना और सल्फर अलग निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन था। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, सेम अगर वैसे ही हम देखें, HCl को हमने जैसे हीट कराया तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्लोरीन के संग हाइड्रोजन था, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन अलग चला गया, यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जिसमें होता है वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक, तो कुल मिला के हमको ये पता पड़ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें
हमारा या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है। ये फर्दर रिएक्शंस अगर आप आगे 11th-12th में जाएंगे केमिस्ट्री में, तो आपको ये एक और टर्म्स के रिलेटेड में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन चीज़ों के टर्म्स में भी आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, वो भी मैं आगे भी बता दूंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा, अगर कोई ऐसी रिएक्शन, ऐसा कोई पॉइंट, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की दोनों अगर साइमल्टेनियसली अकर हो रही हों, साइमल्टेनियसली अगर दोनों चीज़ें अकर हो रही हैं एक साथ, तो उस टाइप की रिएक्शन को फिर हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, दोनों अगर एक साथ हो रही हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कि हम अगर देखें तो यहाँ हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराई, ठीक है, तो हमारा क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना और सल्फर गैस अलग निकल गई। तो हमको यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में यहाँ पर सल्फर के संग हाइड्रोजन एडेड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन काय में होता है हमारा, ऑक्सीडेशन में। तो हमको यहाँ पता पड़ गया कि यहाँ हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ क्लोरीन के संग हमारा हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जब हमारी रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन के संग क्लोरीन आ गई, यानी कि हमारे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हुआ गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और जहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ क्या होता है हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक ही बार में हो रही हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमको देखने को क्या मिला है, यहाँ पर हमने Zn की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई, तो हमको क्या देखने को मिला कि कॉपर अलग निकल गया और Zn सल्फेट बना। अब यहाँ देखें अगर Zn में, तो Zn में यहाँ हमारा सल्फेट आयन नहीं था, मतलब ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड ऑन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कॉपर में से हमारा ऑक्सीजन हट गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। चलिए अब आप इसमें करके बताइए क्या होगा। जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो हमारा कॉपर बना और वाटर मॉलिक्यूल अलग निकला। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ वाटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, हाँ क्या होगा, बिल्कुल सही, जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन। और जहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या करेक्ट, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब यही जो रिएक्शंस हो रही हैं हमारी, इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो उन टाइप के सब्सटेंस को, यानी कि जो हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवा रहा है सब्सटेंस, ठीक है, जो इन्वॉल्व हो रहा है, उन टाइप के सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं, जो कि एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन दे रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पहले ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने क्या करा, अपना ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, या और रिमूव हाइड्रोजन, या फिर वो सब्सटेंस जहाँ एड ऑन होने जा रहा है वहाँ से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा हो, ठीक है। तो दो चीज़ें कर रहा हो, दो में से कोई सी एक चीज़ जरूर कर रहा होगा वो, या तो वो ऑक्सीजन अपना दे रहा होगा, ठीक है, या फिर वो सब्सटेंस जहाँ एड ऑन होने जा रहा है वहाँ से वो हाइड्रोजन को हटा रहा होगा। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रहा हो, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए,
और रिमूव ऑक्सीजन, या फिर जहाँ एड ऑन होने जा रहा है वो सब्सटेंस वहाँ से वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हो। इस वाले रिएक्शन में यहाँ हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एड ऑन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट गया, और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सब्सटेंस हमारा रिडक्शन कर रहा है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने रिडक्शन करा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हो गया, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड। और जिसने हमारा ऑक्सीजन ऐड ऑन हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हुआ है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा वो सब्सटेंस हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो सब्सटेंस हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यानी कि जस्ट हमको अपोजिट याद करना है। अगर हमने देख लिया कि हाँ यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो जो सब्सटेंस यहाँ लिखा है जो रिडक्शन कर रहा है उसको आप लिख दीजिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट लिख देना है, ये याद करने का तरीका है आपका। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप हमको करके बताइएगा, कमेंट करिएगा इस रिएक्शन में, और बताइए इसमें से हमारा कौन कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं, कौन कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हमारे एवरीडे लाइफ में हमको कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली दो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा जो मेन इफेक्ट्स हैं वो यही हैं, कोराइजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब कोराइजन ऑफ मेटल क्या होता है, कोराइजन का मतलब होता है ईटन अप ऑफ मेटल। कोराइजन वर्ड का मतलब मीनिंग होता है ईटन अप ऑफ मेटल, मेटल का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। ठीक है, उसे कहते हैं कोराइजन। ठीक, कोराइजन के पहले एक स्टेज आती है किसी भी मेटल के अंदर, कोराइजन जब कोराइजन होता है उसके पहले एक स्टेज आती है जो कि होती है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग क्या होती है, व्हेन आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ की मॉइस्चर। ठीक है, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड नोन एज रस्ट। जब कभी भी अगर हम किसी भी आयरन मेटल को, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देंगे, सराउंडिंग में रख देंगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर जम जाएगी, पाउडर्ड लेयर। ठीक है, उसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3.XH2O। अब जैसे उसकी रिएक्शन ऑफ रस्ट कैसे बनती है, तो जब हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ जो X है, इस X का मतलब ये है कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेरीज करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक, तो ये पूरा कंबाइन हो जाएगा हमारा और बना लेगा Fe2O3.XH2O, जो कॉमनली नोन एज रस्ट, इसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, जब ये रस्ट लग जाएगी और उसके बाद भी अगर हमने अपने मेटल को प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं किया, तो फिर क्या होता है, कोराइजन हो जाता है। ठीक है, और कोराइजन क्या करता है, हमारे पूरे मेटल को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। ठीक है, और मेनली हमारा कोराइजन होता है आयरन पे और स्टील। ये स्टील और आयरन के पार्ट्स को बहुत ज़्यादा सबसे पहले डैमेज करता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है जो रस्ट बनने की, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंडर में ही पढ़ते हैं, और कॉमनली उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और हाइड्रोजन भी हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ेंगे, और इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है, फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हमारा कभी भी, ठीक है, कोई ऐसा फूड आइटम जिसके अंदर फैट एंड ऑयल हो, ठीक है, याद कर लीजिएगा, फैट एंड ऑयल सभी में लगभग होता है। ठीक है, फैट एंड ऑयल होता है। ठीक है, तो जब उनमें ऑक्सीडेशन होता है, उस फूड आइटम में अगर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दें और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद उसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है। उस सिचुएशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी इज द कंडीशन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड्स आर मार्क्ड, ठीक है, बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट स्मेल आ जाए उसमें या अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाए, तो हम कह देते हैं कि हाँ उस फूड आइटम रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो फिर हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, ताकि उससे बचा जा सके। तो पहला पॉइंट होता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल।
अब हम कोई फूड कैंसिल ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंस हम फूड आइटम में मिला देते हैं जिनमें फैट और ऑयल होता है ताकि वहाँ पर एसिडिटी ना हो। अब वो केमिकल सब्सटेंस मेनली दो यूज़ होते हैं हमारे, एक होता है BHA, ठीक है, एक होता है BHA और दूसरा होता है BHT, ठीक है। ये दो सब्सटेंस हमारे होते हैं जो कि हम मेनली यूज़ करते हैं, ठीक। फिर दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट आता है बाय पैकिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम, ठीक है। जो फूड आइटम में फैट और ऑयल होता है उनको हम नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हम उन्हें पैक करते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हम उसे पैक करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन होगी नहीं, जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो फूड आइटम से ऑक्सीजन पहुँचेगी नहीं, जब पहुँचेगी नहीं तो रेंसिडिटी होगी नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे, अब ये कहाँ देखने को मिलता है, जितने हमारे फूड पैकेजिंग आइटम्स आते हैं जो कि पोटैटो चिप्स वगैरह जो हम मार्केट में लेते हैं हम, ठीक है, उसमें आप वो जितने भी हमारे हैं वो सब नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही सारे के सारे पैक होते हैं, ठीक है। फिर आता है बाय कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे फूड आइटम हैं वहाँ पर, अब रेफ्रिजरेशन में टेम्परेचर लो है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है तब ऑक्सीडेशन स्लोली अकर होता है, बहुत स्लो हो जाता है। जब स्लो अकर होगा तो क्या होगा, फूड आइटम हमारे कुछ दिनों तक सेफ रहेंगे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। फिर बाय स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब अगर एयर टाइट कंटेनर्स में हम अगर फूड आइटम रखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन होगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, बाय कीपिंग द फूड आइटम अवे फ्रॉम द लाइट। अगर हम फूड आइटम को लाइट से दूर कर लेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट जो ऑक्सीडेशन होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। जब वो स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारा फूड आइटम कुछ टाइम तक सही का सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे डेंसिटी के, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेन क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो मैंने बता दिए हैं, ठीक। अभी आपको एक डिस्प्ले आएगी उसमें आप सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आप उन्हें लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस आप मेरे को करके दिखाइएगा, ठीक है। कमेंट में आप लिखिएगा कि ये वाली जो हमारी रिएक्शंस हैं ये कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये रिएक्शन किस टाइप की है और ये रिएक्शन किस टाइप की है, ठीक है। आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा।